Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आपको क्या दिख रहा है, हमारा जो चैप्टर 3 है, बढ़िया, बहुत अच्छा चैप्टर, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, कौन सी डायनेस्टीज इसमें थी, है ना, कौन सी अलग अलग जो डायनेस्टीज आई थी दिल्ली सुल्तान में, और उससे पहले कौन रूल कर रहा था और कैसा क्या रहा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये आपका इस चैप्टर का माइंड मैप होने वाला है, मतलब कब से कब तक, 12th to 15th सेंचुरी। क्लियर? तो पहले तो आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से आप क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, फिर देखते हैं इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि शुरुआत कैसे हुई थी, हमारा चैप्टर कहना क्या चाहता है। इंट्रोडक्शन भी माइंड मतलब फ्लो चार्ट के फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा इंट्रोड्यूस करूंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी। देखो, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। देखो, राजपूत हमारे दो स्पेशली हम कह सकते हैं, कौन से थे राजपूत? तोमर्स, और दूसरे कौन से होंगे तोमर्स के अलावा? चौहान्स, बड़े ही फेमस राजपूत जो पहले रूल करते थे हमारे, कहाँ पे, दिल्ली में, है ना। तोमर राजपूत के अंदर हमारी दिल्ली क्या बनी थी, सबसे पहले इनके अंडर थी, सबसे पहले यही थे। It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. अब किनके अंतर्गत जो दिल्ली क्या बनी, इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी, क्या बन गई, कमर्शियल सेंटर। कमर्शियल सेंटर क्या हो सकता है बताओ, है ना, या हम कह सकते हैं इसको ट्रेडिंग सेंटर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रेडिंग सेंटर, है ना। ट्रेडिंग सेंटर जिसे हम कह सकते हैं, जिसका पर्पस क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग जिसका पर्पस क्या रहेगा, बाय करना और सेल करना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं हमारे, ट्रेडिंग सेंटर रहता है, बन गया था, है ना। यहाँ पे खूब जो है कॉमर्स की एक्टिविटीज हो रही थी, सामान वगैरह खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था, खूब ऐसी चीजें हो रही थी। किसके अंडर, जब तोमर्स और चौहान्स थे। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। बहुत से अच्छे रिच जो है जैन मर्चेंट्स आते थे, है ना, यहाँ रहते थे। और मर्चेंट्स है, तो मर्चेंट्स कौन हो गए, वही ट्रेडर जिनका काम बाइंग सेलिंग का रहता था, वो सिटी में रहते थे, और उन्होंने क्या करे थे, बहुत सारे टेंपल्स को बनवाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दहलीवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। अब यहाँ पे जो कॉइन्स बनते थे, मिंट होते थे, है ना, कौन से थे, क्या नाम बोला जाता था उन कॉइन्स को, दहलीवाल। क्या नाम था उनका, दहलीवाल था, जिनका अच्छा खासा सर्कुलेशन, यानी खूब चलते थे सिक्के। क्लियर, वो सर्कुलेट होते थे। एम आई राइट? आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? तो क्या बताया जा रहा है हमें, राजपूत के अंदर हमारे जो मतलब सबसे स्टार्टिंग की बात करें, दिल्ली पढ़ना है हमें, तो दिल्ली में शुरुआती कैपिटल किसके अंडर थी हमारी दिल्ली, तोमर राजपूत के अंडर थी। चौहान्स का रोल भी हमें देखने को मिलता है, चौहान्स ने भी दिल्ली और अजमेर में रूल करा है ना। तो तोमर हो गए और चौहान हो गए, इनके अंतर्गत हमारा दिल्ली कमर्शियल सेंटर रहा, यानी खूब जम के ट्रेड होता था। स्पेशली अगर हम बात करें, बहुत से जो जैन मर्चेंट थे यहाँ पे रहते थे, ट्रेड वगैरह करते थे, और उन्होंने खूब टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट करे। कॉइन्स यहाँ पे मिंट हुए थे, जिनको क्या नाम दिया जाता था, दहलीवाल, जिनका नाम था, खूब चलते थे, खूब सर्कुलेट होते थे। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, साइड हो जाऊं मैं। ओके, द रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली के रूलर्स कौन कौन रहे, हमें पूरी जो है वो देखनी है, डायनेस्टीज कौन सी रही, तो आराम से देख लेते हैं कौन सी डायनेस्टी, कौन से कलर से देखें, चलो ब्राइट व्हाइट कलर से ही देख लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे, फर्स्ट हमारी है राजपूत डायनेस्टी, ब्लैक से ही देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी हो गई ये राजपूत डायनेस्टी।
ये हमारी राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी में कौन सी आ जाएगी हमारी? तोमर्स और आ जाएगी चौहान्स। राजपूत डायनेस्टी में भी तोमर्स और चौहान। कौन कौन थे, क्या नाम था? अनंगपाल और चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान। क्या टाइमलाइन रहा है इनका? अर्ली 12th सेंचुरी, सॉरी 1165, 1130 to 1145, क्लियर। 1165 to 1192, 1175 to 1192, मतलब कैसा क्या रूल रहा है, तो इसमें स्पेशल लो के नाम बताए जा रहे हैं। वैसे तो अर्ली 12th सेंचुरी से 1165 तक ये रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन जो फेमस रूलर रहे होंगे उनका नाम यहाँ पे मेंशन है, जैसे अनंगपाल है ना 1130 to 1145, फिर पृथ्वीराज चौहान थे चौहान डायनेस्टी में, तो उन्होंने 1175 to 1192 रूल करा था। उसके बाद तो वो बैटल ऑफ तराइन हुआ ही था उस साल, तो वैसे ही हार गए थे वो। अर्ली टर्किश रूलर, अब जो पहले के टर्किश रूलर, अब ये वाली डायनेस्टी है सेकंड, है ना, जो हमारे अर्ली टर्किश रूलर रहे हैं टर्क से जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनका टाइमलाइन रहा है, मतलब टर्किश रूलर का टाइमलाइन क्या रहा है? 1206 to 1290, है ना, 1206 से लेके 1290 तक का इनका टाइमलाइन रहा है, मतलब ये वाली डायनेस्टी, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210, शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 to 1236, रजिया जो है इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया सुल्तान। अब आप बोलोगे हम तो यहाँ पे सब मैन के नाम देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे फीमेल का नेम कैसे दिख गया? तो रजिया क्या थी? इल्तुतमिश की डॉटर थी, जो कि बहुत ही ब्रेव और बहुत ही केपेबल रूलर थी, है ना। तो इल्तुतमिश को लगा कि एज कंपेयर टू माई सन्स मेरी बेटी ज्यादा केपेबल है, तो मैं उसको गद्दी पे बिठाऊंगा। तो रजिया सुल्तान पर ज्यादा टाइम के लिए बैठ नहीं पाई, मुश्किल से ऑलमोस्ट 3.5 साल 4 साल ऑलमोस्ट इतना ही वो गद्दी पे बैठ पाई, क्योंकि इनको पसंद नहीं करते थे, जो हाई ऑफिशियल्स थे, नॉबल्स थे, चिढ़ते थे, जलते थे कि औरत कैसे हमें चला सकती है, औरत कैसे गद्दी पे बैठ सकती है, ठीक है। तो ये बैठी थी गद्दी पे 1236 से लेके, और कब इनको हटा दिया गया था, कब हट गई थी? 1240 पे। फिर आए गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेके 1287, क्लियर। तो ये हमने सेकंड डायनेस्टी देखी टर्किश रूलर्स की। अब आई फिर हमारी खलजी डायनेस्टी, है ना। खिलजी डायनेस्टी क्या टाइम है इसका? 1290 से लेके 1320 तक, 1290 से लेके 1320। जलालुद्दीन खलजी आए 1290 to 1296, अलाउद्दीन खलजी आए 1296 to 1316। तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो 1320 से लेके 1414 तक इनका टाइमलाइन रहा है। गयासुद्दीन तुगलक, कौन थे तुगलक डायनेस्टी के? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक थे 1320 to 1324, उसके बाद मोहम्मद तुगलक थे 1324 to 1351। फिर अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक 1351 to 1388, इनका टाइमलाइन रहा है, क्लियर हुआ। तो गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। फिर आए हमारे 5th नंबर की डायनेस्टी की अगर हम बात करें सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में खिजर खान थे 1414 से लेके 1451 तक, 1414 to 1421 इनका जो है टाइमलाइन रहा है, जो मतलब खास का जो रूलर है उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर लोधी डायनेस्टी की हम बात करें तो बहलूल लोधी, है ना, लोधी डायनेस्टी की बात करें तो बहलूल लोधी, इनका टाइमलाइन रहा है 1451 to 1526, 1451 to 1489, ओके, ठीक है। तो ये पूरी हमारी इंपॉर्टेंट जो जिन डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत पे रूल करा था उनके बारे में है। राजपूत डायनेस्टी, अर्ली टर्किश रूलर्स, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। आगे बढ़े, चल। अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। अब सुल्तान्स के अंडर हमारा दिल्ली कैसा था इसको हमें समझना है, ठीक है। कैसे चल रहा था, क्या करते थे हमारे सुल्तान, जो हम बोल रहे हैं ना दिल्ली सल्तनत, तो काम क्या करते थे, क्या क्या इन्होंने चीजें करवाई। Histories are known as singular तारीख plural in Persian language of administration under the Delhi Sultans। अगर बात की जा रही है यहाँ पे किसकी? हिस्ट्रीज की, मतलब सिंगुलर फॉर्म में हिस्ट्री को क्या बोला जा रहा है? हिस्ट्री है ये हमारी, ये क्या है? हिस्ट्री है। ये हमारी क्या है? हिस्ट्री है, ठीक है। ये हो जाएगी अगर हमसे बोला जा रहा है सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर, और ये प्लूरल। तो सिंगुलर में हिस्ट्री को बोला क्या जाता है? तारीख। क्या बोलते हैं? तारीख। और इसे क्या बोलते हैं? तवारीख,
है ना। इसे क्या बोलते हैं, तारीख, और इसे क्या बोला जाता है, त्वारीख बोलते हैं। कौन सी भाषा में है, इन पर्शियन लैंग्वेज। ये जो कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन चलता था किसका, दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सुल्तान जो हमारी सल्तनत थी, वहां पे अगर प्रशासन चलना है, काम चलना है, तो किस भाषा का उपयोग किया जाता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्शियन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लैंग्वेज, लैंग्वेज जो लैंग्वेज यूज की जाती थी सल्तनत में, कौन सी भाषा का यूज कर होता था, पर्शियन लैंग्वेज का यूज होता था। किस भाषा का यूज होता था, पर्शियन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। The authors of Tariq were learned men, secretaries, administrators, poets, and courtiers, who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. अब यहाँ पे इनका काम और क्या क्या है, त्वारीख की हम बात कर रहे हैं, जो लिखते थे ये लोग, है ना। तो ये लोग करते क्या थे, जो ऑथर्स थे, तो ये लोग क्या थे, ऑथर्स जो थे त्वारीख के, वो लर्न मैन थे, यानी पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे नॉलेजेबल लोग थे। सेक्रेटरीज रहते थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, है ना, कोर्टियर हो सकते हैं, जो राजा के दरबार में बैठते हैं वो हो सकते हैं। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स, जिनका काम क्या रहता था, इवेंट्स को रिकाउंट करना या रूलर को एडवाइस करना ऑन गवर्नेंस, कि भाई कैसी गवर्नेंस होनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या सेक्रेटरीज थे, तो ये क्या करते थे, अपने जो भी ओपिनियन लगती थी, जो भी सजेशंस लगते थे, वो राजा को दिया करते होंगे कि भाई सरकार ऐसी चलानी है, मतलब ऐसे मैनेज करना है, राजपाट ऐसे चलाया जाए, या ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अपनी चीज़ों का मतलब जो भी उनको लगता होगा सजेशंस देते थे। एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और किस चीज़ को लेकर इनका एम्फेसिस हमें देखने को मिलता है, जस्ट रूल, कि क्या करना है, कैसे रूल करना है, कैसे सही तरीके से रूल करना है। तो ये सारी चीज़ों में इनका भी हम कह सकते हैं योगदान था, मतलब ये लोग राजा को हेल्प करते थे, है ना, क्योंकि कोर्टियर्स हो सकते हैं, सेक्रेटरीज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, पोइट्स हो सकते हैं। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख लिव्ड इन सिटीज, मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, है ना। जो ऑथर्स थे किसके, त्वारीख के, वो कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे। मेनली कहाँ की बात की जा रही, दिल्ली में, और हार्डली एवर इन विलेजेस, मतलब अगर आप देख रहे हो कि पढ़े लिखे लोग हैं और राजा के दरबार में या राजा के शासन में एक अच्छा रोल है, सेक्रेटरी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, तो ऑब्वियसली वो शहरों में ही रहते थे, है ना। बहुत ही कम हमें मिलेंगे, हार्डली, हम ऐसा नहीं करेंगे, कहेंगे कि कोई भी नहीं, मुश्किल से कोई जो है विलेज में मिल जाए, वरना शहरों में ही मिलते थे, मतलब दिल्ली। They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. अब अगर ये राजा के बारे में उन हिस्ट्री लिख रहे हैं, राजा के बारे में लिख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, या उनके प्रशासन के बारे में लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, तो उसका पीछे का पर्पस क्या था, उसके पीछे का पर्पस था रिच रिवॉर्ड्स। ये लोग क्या पाना चाहते थे, अच्छे खासे रिवॉर्ड मिले, है ना, अच्छा खासा पैसा, रिवॉर्ड जो भी है वो मिल जाए। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on their birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. अब और क्या करते थे, हमने क्या देखा, राजा के बारे में या उनके शासन के बारे में लिख रहे हैं, क्या पर्पस था कि भाई पैसा मिलेगा, अच्छा मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, क्लियर हुआ। और ये क्या थे, शहरों में रहते थे, मुश्किल ही है कि गांव वगैरह इलाकों में मिल जाए। ये जो ऑथर थे, रूलर को क्या करते थे, एडवाइस भी करते थे कि हमें कैसे, जो आइडियल सोशल ऑर्डर है, जो सामाजिक एक ऑर्डर बना हुआ है, जैसे हमारा ऑर्डर बना रहता है ना वर्ण सिस्टम में, कि ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास, के बाद वैश्यास, शूद्र, ऐसे इनकी भी कैटेगरीज थी। तो इन्होंने क्या करा था कि सोशल ऑर्डर होना चाहिए, है ना, जो डिस्टिंक्शंस है, जो जेंडर डिस्टिंक्शंस है, औरत आदमियों के बीच में जो भेदभाव है वो होते रहना चाहिए, मतलब जो एक रुतबा औरतों का है वो औरत मतलब आदमियों का है वो औरतों को नहीं इतना होना चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। तो इस चीज को प्रमोट करते थे, इस चीज के बारे में ये लोग कहते थे। और किस चीज के बारे में कहते थे, बर्थ राइट, कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इससे रिलेटेड हमें मिलना चाहिए, मतलब कैपेबिलिटीज को अवॉइड करके, और जो जेंडर डिस्टिंक्शंस को बढ़ावा दिया जाता था, और सोशल ऑर्डर को ये बढ़ावा देते थे, क्लियर हुआ। अब ये अगर ऐसी चीजें कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोई इनकी चीजों से अग्री करे। तो काफी लोग तो इनके आइडियाज कि भाई ऐसा होना चाहिए, सोशल ऑर्डर होना चाहिए, है ना, एक भेदभाव सा जो बना रहता है औरत आदमी के बीच में, एक भेदभाव होना चाहिए, हम इनको इक्वली नहीं ट्रीट कर सकते, है ना। तो
काफी लोग इस आइडिया को शेयर नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, बेसिकली अग्री नहीं करते थे। ठीक है, तो क्लियर हुआ। किसके बारे में देखा हमने? त्वारीख के बारे में देखा, मतलब त्वारीख और तारीख के ऑथर्स के बारे में देखा। क्लियर। अगर हम देखें जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था दिल्ली सल्तनत में वो किस भाषा में चलता था? पर्शियन लैंग्वेज में चलता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और अगर त्वारीख के बारे में मतलब ऑथर्स के बारे में आ जाए कि त्वारीख और तारीख के ऑथर्स क्या क्या थे, क्या क्या खास बातें उनके बारे में क्या बताओगे? कि वो शहरों में रहते थे, दिल्ली की बात की जा रही है, मुश्किल से ही विलेजेस में। ठीक है, और ये क्यों लिखते थे हिस्ट्री? इनके पीछे का पर्पस था कि सुल्तान से अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, और ये सुल्तान के अंडर, जैसे उनके राजपाट के अंदर भाई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते थे, पोएट हो सकते थे, है ना, कोर्टियर भी रह सकते थे, सेक्रेटरीज भी रह सकते थे। ये लोग एक आइडियल शेयर करते थे अपना कि क्या होना चाहिए, सोशल ऑर्डर होना चाहिए, बर्थ राइट होना चाहिए, है ना, जेंडर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, और जिन चीजों को हर कोई जो है अग्री नहीं करता था। एम आई क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलो, अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स आगे है इसके। In 1236, Sultan Iltutmish daughter Razia became Sultan. The chronicler of the age Minhaj Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers. अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? सुल्तान इल्तुतमिश की बात की जा रही है। पहले वो गद्दी पे बैठे हुए थे, दिल्ली सल्तनत संभाल रहे थे। अब एक उम्र हो जाती है कि एज हो जाती है, तो भाई हर कोई चाहता है कि अब हमारा जो वारिस है, हमारा बेटा है, हमारी औलाद क्या संभाले, गद्दी को संभाले। ठीक है, अब बात यह है कि जो सुल्तान इल्तुतमिश थे, उनके जो बेटे थे इतने केपेबल रूलर नहीं थे, इतने दमदार नहीं थे, तो उन्हें क्या करना पड़ा? अपनी बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पे बिठाना पड़ा। इसको क्या बनाना पड़ा? दिल्ली की सुल्तान बनाना पड़ा। और ये पहली वुमेन रूलर थी भाई दिल्ली सल्तनत की, इंपॉर्टेंट है ना। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत की पहली फीमेल रूलर थी ये। कौन? किसकी बात की जा रही है? रजिया सुल्तान। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हमने क्या देखा कि इल्तुतमिश ने इनको 1236 में 1236 में जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बिठाया, सुल्तान बनी। क्यों? क्योंकि जो एक क्रॉनिकलर थे अपने टाइम के, कौन? मिनाज सिराज, वो ये बताते हैं कि अपने भाइयों के कंपैरिजन में क्वालिफाइड थी, है ना, केपेबल थी, एबल थी। इसलिए सुल्तान इल्तुतमिश ने इनको चुना कि भाई ये मेरी गद्दी पे बैठेंगी, अब ये संभालेंगी पूरा हमारा डायनेस्टी, हमारी जो है सल्तनत को। But he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. अब क्या हुआ? मैंने बताया ना कि उस ज़माने में जब बातें की जा रही जेंडर डिस्टिंक्शन की, जो सामाजिक भेदभाव, ये सारी चीज़ें चल रही औरत आदमी के बीच में, है ना, औरतों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। पहली, जब मैं बोल रही हूँ फर्स्ट फीमेल रूलर थी, तो क्या हजम हुआ होगा हर किसी को? जनता इन्हें ऑब्वियसली पसंद करती थी। लेकिन अगर बात की जाए ये जो नोबल्स थे, है ना, जो अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, वो लोग पसंद नहीं करते थे, है ना। एक उम्मीद होती ना कि भाई नहीं, हम औरतों को तो नहीं अपना राजा मानेंगे, औरतों को तो नहीं हम अपनी रानी मानेंगे, उनके अंडर तो हम काम नहीं करेंगे, औरतों के तो अंडर काम करना ही नहीं है। जलन करने लगे, चिढ़ने लग गए, है ना, नफरत सी करने लग गए, और उनको गद्दी से हटाने के मंसूबे भी बनाने लग गए, जो कि उनके जो है प्लानिंग चली भी थी काफी टाइम तक, है ना। तो यही बात को लेके मिनाज सिराज ये भी कंफर्टेबल नहीं थे, इनको भी पसंद नहीं आया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, औरत को गद्दी पे नहीं बिठाना चाहिए। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, उनको भी पसंद नहीं आ रहा था कि एक औरत कैसे स्वतंत्र रूप से रूल कर सकती है। फिर उनको क्या करा गया? उनको गद्दी से हटा दिया गया लगभग 1240 में, मतलब मुश्किल से आप देखो 1236 में वो बैठी हैं, 1240 में वो मतलब वो गद्दी से हट गई हैं, तो मुश्किल से अगर हम देखें 4 इयर्स उन्होंने रूल करा है। कैसे करा है वो भी आपको समझ में आएगा कि कितना इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी होगी। ठीक है, मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन व्हिच वुमेन वर सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू मेन। मिनाज सिराज को क्या प्रॉब्लम हो रही है? उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि रानी का जो रूल है, वो जो एक आइडियल सोशल ऑर्डर है जो भगवान ने बनाया है, एक जो सामाजिक व्यवस्था भगवान ने की है कि आदमी ही राजा बन सकते हैं, आदमी ही रूल कर सकते हैं, आदमी ही समाज को चला सकते हैं, औरत नहीं। औरत को तो पीछे रहना चाहिए, सबऑर्डिनेट, मतलब आदमी के पीछे पीछे चले, है ना, आगे ना हो, बराबर ना हो, बस पीछे रहे आदमी के। तो एक जो भगवान ने सोशल ऑर्डर बनाया है, तो वो टूट रहा है, वो ऑर्डर टूट रहा है। तो ये चीज मिनाज सिराज को पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है, इनको भी सही नहीं लग रही थी। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, मतलब जिसमें माना जाता है कि औरतों को तो आदमी के जो है सबऑर्डिनेट रहना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। तो ऐसे में अगर एक औरत रूल कर रही है इंडिपेंडेंटली तो पॉसिबल नहीं है। वो रजिया सुल्तान आती थी, बढ़िया, है ना,
मतलब पहले तो पर्दा वर्दा सिस्टम चलता था, वो बिल्कुल बेपर्दा, पहले शुरू में थोड़ा आई, फिर वो बिल्कुल ऐसे कवर ववर होके नहीं आती थी, फिर उन्होंने अपने सिक्के विक्के भी चलवाए, है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा जलने लग गए थे लोग, मतलब यही नोबल्स, ये ऑफिशियल्स, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि ये तो अपनी पावर असर्ट कर रही है, अपनी पावर दिखा रही है। अच्छा, एक और रानी थी रजिया सुल्तान की तरह साउथ की, बताना जरा, उसकी मूवी भी आई है, इस चैप्टर में पढ़ा है हमने, मैं अपनी मर्जी से नहीं पूछ रही, इस चैप्टर का पार्ट है वो, याद आया तो आपको एक बार सोच रही रिकॉल करा दो। किसके बारे में पढ़ा था? रुद्रमा देवी के बारे में पढ़ा था ना, काकतिया डायनेस्टी की थी वो, साउथ से, है ना। पर उन्होंने तो क्या करा था, जैसे रजिया सुल्तान को तो पता है कि लड़की है, लड़की को गद्दी बिठाया, रुद्रमा देवी ने क्या करा था, अपना पूरा जो है रूप चेंज करके रखा था, मतलब लड़का बन के रूल करती थी, रुद्रदेव बन के रूल करती थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रजिया सुल्तान, और भी जो हम कह सकते कुछ रूलर्स जिनका एग्जाम्पल हम देख ही रहे रुद्रमा देवी का, तो वहां भी यही हाल था कि लोग मानते होंगे कि औरतों को रूल नहीं करना चाहिए, तो वो लड़का बन के रूल करती थी। लेकिन रजिया सुल्तान तो एज अ गर्ल, भाई लड़की है तो लड़की बन के बिना पर्दे के बढ़िया आती थी, घोड़े में हाथी में बैठ के, बिल्कुल सब देखते थे, तो और ज्यादा नोबल्स को जलन होती थी कि कैसे एक औरत इतनी बेपर्दा घूम सकती है, हम पर राज करेगी, हजम नहीं होता था। तो फिर फाइनली उनको 1240 में 1240 में हटा दिया गद्दी से। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े। ओके, अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। अब तुगलक्स और खलजीज के टाइम पे प्रशासन कैसा चला है दिल्ली का, ठीक है। रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्टन्स एज गवर्नर्स, द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगान इन पर्शियन, दे वर केयरफुली ट्रेन। अब ये लोग क्या करते थे ना कि अब मुझे गवर्नर बनाना है, किसी को अच्छी पोस्ट पे रखना है, तो मैं पढ़े लिखे लोगों को लूंगी, अच्छे रिच लोगों को रखूंगी। अब ये लोग क्या करते थे ना, दासों को खरीद खरीद के लाते थे, उनको अच्छी अच्छी पोस्ट पे रखते थे। तो ये इनका तरीका था, जो कि काफी लोगों को हजम भी नहीं होता था कि ये क्या सिस्टम है ना, कि हर कोई चाहता है ना कि अगर आप अच्छी बड़ी पोस्ट दे रहे हो तो कोई पढ़ा लिखा हो, जिसका कुछ अच्छा सोसाइटी समाज में इज्जत हो, है ना, उसको दो। आप ऐसों को दे रहे हो जो दास है, खरीद के ला रहे हो उनको, और उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ठीक है। तो रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्टन्स एज गवर्नर्स, द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स, स्पेशली किसकी बात की जा रही है? इल्तुतमिश। ये तरीका किसने अपनाया? इल्तुतमिश ने। फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। ये क्या करते थे? मिलिट्री वगैरह सर्विस के लिए जो दास वगैरह खरीद खरीद के लाते थे, जिनको क्या बोला जाता था? बंदगा। क्या बोला जाता था? इनको बंदगान बोला जाता था। पर्शियन भाषा में इन दासों को क्या बोला जाता था? बंदगान, ठीक है। दे वर केयरफुली ट्रेन, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। अच्छा, हमने चैप्टर में पढ़ा था ऐसा क्यों है कि लोग स्लेव्स को इतना प्रेफर करते थे, क्यों इतना दासों से इतनी ज्यादा हमदर्दी रहती थी? क्योंकि इनका मानना था कि दास जो है ना, वो कभी गद्दारी नहीं करेंगे, अपनी खुद की औलाद जो सगी वो गद्दारी कर सकती है, लेकिन दास जो है वो हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको हम पाल रहे हैं, उनको इतना अच्छा रुतबा स्टेटस दे रहे हैं, तो वो कभी गद्दारी नहीं करेंगे। तो ऐसा इन लोगों का मानना था, ठीक है। दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाय अपॉन देम, है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी प्रॉपर, वो पूरी तरीके से अपने मालिकों पे, अपने मास्टर्स पे निर्भर रहते थे। भाई खरीद के लाए हैं, आप दास हो, तो आप जो आपका मास्टर बोलेगा, मालिक बोलेगा, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और सुल्तान भी बिल्कुल आंख बंद करके हम कह सकते पूरी तरीके से इन पे ट्रस्ट कर सकते थे, भरोसा कर सकते थे, और इन पे डिपेंड रिलाय करते थे। द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगा एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजिशंस, दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। अब इल्तुतमिश का यही तरीका किसने अपनाया? तुगलक्स ने और खलजीज ने, है ना। तुगलक्स और खलजीज ने सेम तरीका अपनाया, वो लोग भी स्लेव्स को क्या करते थे? अच्छी अच्छी पोस्ट देने लग गए थे, ठीक है। एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन। अब ऐसे लोगों को भी क्या करने लग गए थे? लोग अच्छी अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन में रखने लग गए थे, जैसे इल्तुतमिश कर रहे थे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, उनको जनरल बना दिया जा रहा था, गवर्नर बना दिया जा रहा था, जो कि एक बहुत ही हाई रिस्पेक्टफुली और बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है। The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tarikh criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base-born to high offices. अब आपको क्या लगता है, हर जो काम राजा करेगा, सुल्तान करेगा, हर कोई अग्री करेगा? हो सकता है लोग क्रिटिसाइज करें, सोचे कि भाई ये क्या है, क्या तरीका है। तो ऐसे ही क्या होता था कि ये जो तरीका ये लोग अपनाते थे कि स्लेव्स को अच्छी अच्छी पोजीशन दे रहे हैं, है ना, गवर्नर बना रहे हैं, जनरल बना रहे हैं, ट्रेन करके ही सही, लेकिन है तो वो दास, तो ये चीज हजम नहीं होती थी। तो स्पेशली हम बात करें जैसे पर्शियन त्वारिख हो गए, ये लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड रहते थे इस चीज को लेकर, क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। सुल्तान इन लोगों को, ये जो लो बेस बॉर्न है ना, छोटी क्लास के ऐसे लोग
लोग जो छोटी जगह के पैदा हुए लोग हैं, ऐसे लोग, उनको इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट कैसे दे सकते हैं? तो ये लोग बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना करते थे। क्लियर हुआ? तो ये हम क्या देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में स्पेशली अगर हम बात करें खलजीज और तुगलक्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग को भाई अगर बड़ा आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है तो लोग चाहिए पड़ेंगे, तो लोग चाहिए जो पढ़ेंगे पोस्ट संभालने के लिए, तो ये लोग स्लेव्स खरीद खरीद के लाते थे, जिन्हें पर्शियन भाषा में बंदगाह भी कहा जाता था, है ना, उनको ट्रेन करते थे। इनका ये मानना था कि स्लेव्स जो हैं वो हमारे ट्रस्टवर्दी हैं, उन पर हम भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके भी, और ये लोग हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, यानी हमें धोखा भी नहीं देंगे, है ना। ये पूरी तरह से हम पर डिपेंड है, मास्टर्स पे डिपेंड है। और यही बात क्या होती थी, जो नोबल्स हो गए या जो तारीख के ऑथर्स हो गए, लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आया समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। चलो। The Khaljis and Tughlaq's monarch appointed military commanders as governors of territory of varying sizes. These lands were called Ikhta and their holder was called इख्तिदार और मुख्ती। क्या बोला जा रहा है, जो खलजीज और तुगलक्स थे, मोनार्क थे, मतलब राजा लोग, वो किनको अपॉइंट करते थे? अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स। मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करते थे, गवर्नर बना देते थे टेरिटरीज का, है ना। जो लैंड होती थी, जो जमीन होती थी, वहां पर उनको लोगों को क्या बना देते थे कि भाई आप गवर्नर हो अपनी टेरिटरी के, और उस जमीन को, उस लैंड को क्या कहा जाता था? इख्ता कहा जाता था। इख्ता क्या होता है? इख्ता वो टेरिटरी जो उन्हें लैंड जो दिया जाता है कि भाई आपको ये संभालना है अपने अंडर, एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इख्तिदार और मुख्ती, है ना। जो इख्ता संभालते हैं उनको संभालने वाले को, होल्डर को क्या बोला जाता है? इख्तिदार और मुख्ती भी कहते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इख्तिदार और मुख्ती एक ही है। The duty of the मुख्तीस was to lead military campaigns and maintain law and order in their इख्तास। अब इनकी ड्यूटी क्या रहेगी? भाई आपको जो जमीनें दी हैं, एरिया दिया है, लैंड दिया है संभालने को, जैसे ऑफिसेस दे दिया जाता है ना, हेड बना दिया जाता है, मैनेजर बना दिया जाता है, ऐसे भाई आपको ये लैंड, ये जगह दी है, आप इसके जो है ऑफिसर जैसे गवर्नर है, आपको संभालना है ना, मेंटेन करना है, जो भी मिलिट्री कैंपेन है उनको लीड करना है, कुछ भी वॉर वगैरह होता है तो आप लीड करेंगे, और जो भी न्याय व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर आपको मेंटेन करना है अपने इख्ता में। तो सबको अपना अपना इख्ता दे रखा था, जिसको, जिन होल्डर्स को क्या बोला जाता था? इख्तिदार और मुख्ती। In exchange for their military services, the मुख्तीस collected the revenues of their assignments as salary। अब अगर ये काम कर रहे हैं, इनको काम पे रखा जा रहा है, तो पैसा कैसे मिलता था? तो इसके एक्सचेंज में अपनी मिलिट्री सर्विसेज जो प्रोवाइड करते थे, मुख्तीस क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे असाइनमेंट से, सैलरी के थ्रू, है ना। मतलब जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने इख्ता से, तो उसी के थ्रू उनको सैलरी मिल जाती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। जो रेवेन्यू जनरेट होता था इन इख्ता से, उसी से अपनी सैलरी इनकी आ रही है, और उसी से किसको पे कर रहे हैं? साथ में सोल्जर्स को, भाई जो रक्षा करते हैं, वॉर करते हैं, उनको भी तो पे करना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी कोई अपनी जान गंवाने के लिए खड़ा रहेगा। कंट्रोल ओवर द मुख्तीस वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिसेस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड दे वर असाइन्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। अब यहाँ पे इन्होंने तरीका ही अपनाया कि ऐसा परमानेंट नहीं कर दिया, गवर्नमेंट जॉब जैसा हाल नहीं है कि आप है तो आप ही संभालेंगे और इसके बाद आपके बाद आपका बेटा संभालेगा उस जमीन को, नहीं। इन्होंने प्राइवेट नौकरी वाला तरीका अपनाया। कैसा अपनाया? कि भाई आपके जो पोस्ट है, जो ऑफिस है, इनहेरिटेबल नहीं है। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि आप हो, इस ज़मीन को संभाल रहे, इख्ता के मालिक आप हो, आप इसके होल्डर हो, तो आपका बेटा अब इसका होल्डर बनेगा, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। कई बार इनका ट्रांसफर भी होता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह इन्हें शिफ्ट भी किया जाता था, शॉर्ट और इनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जगह पे रखा जाता था। अब आप वो इसलिए भी चालाकी, क्योंकि देखो कोई एक जगह पे लंबे समय तक काम करेगा तो उसको वहाँ की सब चीज़ें पता होती है, लूप होल्स, फ्लॉज वगैरह सब पता होते हैं, फिर वो काम को इतने इफेक्टिवली नहीं करता है ना। जैसे ऑफिस के जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको देखना, वो ऐसे ही होते हैं, बस न्यू एम्प्लॉयज़ को परेशान करना, अपने काम चोरी करना, ढंग से काम करना नहीं, ऐसे होते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे इन्होंने तरीका क्या अपना है कि ऐसा चक्कर रखना ही नहीं है, हम तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखेंगे, ट्रांसफर भी करा सकते हैं, तो ऐसा था। और ऐसा नहीं कि आपका ही रहेगा, आपके बदले दूसरा आ जाएगा, और इनहेरिटेबल पोस्ट नहीं है। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the मुख्तीस। किनको अपॉइंट किया गया था? अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया गया था स्टेट में, क्या चेक करने के लिए? टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुख्तीस, कि भाई जो मुख्तीस हैं रेवेन्यू कलेक्ट करते होंगे, तो अकाउंटेंट्स हायर करके रखे थे कि भाई ये ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। केयर वॉज टेकन दैट द मुख्ती कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। अब इस चीज़ पे बड़ा ध्यान दिया गया, बड़ा जोर दिया गया कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है मुख्ती,
जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है मुक्ति उतना ही कलेक्ट करे जितना बताया गया है। ऐसा नहीं कि लूट रहा है जनता को, कि अगर ऊपर से फरमान आया कि 10%, जैसे रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, तो अब वो कर रहा है 15% और बाकी 5% अपनी जेब में, बाकी 10% भाई जा रहा है मतलब राजा के खाते में, है ना। तो ऐसी चालाकी ना करे। तो अकाउंटेंट्स पूरा प्रॉपर जो है देखते थे जो भी चीजें हैं, है ना। और क्या होता था, नंबर ऑफ सोल्जर्स भी जितने बोले कि इतने सिपाही रखने हैं, मतलब रखने उतने मेंटेन करने पड़ते थे। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो हम क्या देख रहे हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे, लैंड देते थे, टेरिटरी देते थे, जमीन देते थे, और जिसको होल्ड करते थे कौन, उसको क्या बोला जाता था, इख्तिदार और मुक्ति। और जिस लैंड को ये लोग होल्ड करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, उसको इख्ता कहा जाता था। इनका काम क्या था, मिलिट्री वगैरह मेंटेन करना, कैंपेन्स वगैरह लीड करना, ये सारी चीजें, रेवेन्यू कलेक्ट करना। जो रेवेन्यू ये कलेक्ट करते थे वहां से टैक्स के थ्रू, उसी रेवेन्यू से इनकी सैलरी बन जाती थी, और उसी रेवेन्यू से ही ये सोल्जर्स की सैलरी देते थे। अब इनका ये कहा था कि पोस्ट इनहेरिटेबल, मतलब ऐसा नहीं था कि भाई आप हो तो आपका बेटा रहेगा। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको दिया जाता था और शिफ्ट भी कर दिया जाता था कई बार। ठीक है, अकाउंटेंट को अपॉइंट करा गया था, नजर मतलब ताकि इनके जो लेखा जोखा, जो भी इनका ट्रांजेक्शन चल रहा है, जो भी चीजें चल रही, कलेक्शन वगैरह की प्रोसेस है ना, वो ढंग से हो रही नहीं हो रही, है ना, प्रॉपर तरीके से हो रही नहीं हो रही है। अब अगर ये लोग भाई क्या करें, जितना हमने प्रिस्क्राइब करा है कि इतना ही टैक्स लगाना है, इतने सोल्जर्स होने चाहिए, ये लोग ढंग से नहीं काम करे तो इन पे नजर भी रखी जाएगी, सुपरवाइज भी किया जाएगा। और जितना बोला है उतना ही टैक्स चार्ज करो, जितना बोला है उतने ही सोल्जर्स होने चाहिए आपके अंडर। क्लियर, आया समझ में, आगे बढ़े, चलो। A closer look, administration under the Khaljis and Tughlaqs. The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced टू पे टैक्सेस। अब जो क्या था राइट्स था किसका, लोकल चीफ्टन्स का, टैक्स वगैरह लगाने का, वो भी कैंसिल कर दिया गया था ना। ये वही चल रहा है टॉपिक आगे। मतलब ये था कि जो लोकल चीफ्टन्स थे, जैसे मैं हूं, मैं मेरे इलाके की सरदार हूं, तो अब मुझे कंट्रोल किया जा रहा है ना, कि मैं अगर टैक्स ले रही हूँ और मैं लेवाई कर रही हूँ वहाँ के लोगों को टैक्स, और मैं ले रही हूँ, तो मुझे कैंसिल कर दिया, मैं नहीं ले सकती। एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्स। मतलब पहले ये था कि मेरा इलाका है तो मैं लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रही हूँ, अपना प्रॉफिट मतलब पैसा आ रहा है मेरे खाते में बढ़िया, लेकिन नहीं, मुझे बोल दिया कि ना 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 ना, अब आप जो है टैक्स नहीं ले सकते, उल्टा आप हमें टैक्स दोगे, ऐसा कर दिया था इन्होंने। The Sultan's administrators measured this the land and kept careful accounts. जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो प्रॉपर जमीन का जो है रिकॉर्ड रखते थे, है ना, और प्रॉपर अकाउंट रखते थे, प्रॉपर मेजरमेंट रखते थे कि कितना क्या है, कितना कहाँ से क्या आ रहा है, पूरी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए ना। There were 3 types of taxes, 3 टाइप के टैक्सेस देखने को मिले थे। किस टाइप के, ऑन कल्टिवेशन कॉल खरच, जो कल्टिवेशन पे यानी फार्मिंग पे जो कल्टीवेशन करा जाता है उस पे जो टैक्स लगता है उसको खर्च भी बोलते हैं, उस पर टैक्स देना रहता है। अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, मतलब जो भी किसान प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी उसकी फसल हार्वेस्ट होकर आ रही है, उसका 50% क्या रहेगा, ऑलमोस्ट ये टैक्स के फॉर्म में वो पे करेगा। ऑन कैटल, भाई आप जो है गाय भैंस बकरी जो पाल रहे हो कैटल, उस पर टैक्स दोगे। ऑन हाउसेस, घरों पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इनका सिस्टम था मनी अर्निंग का, मतलब रेवेन्यू अर्न करना है तो कैसे अर्न होगा, टैक्स के थ्रू ही होगा ना। जैसे सरकार है, सरकार अगर हमारे लिए काम कर रही है, अर्न कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि भाई सड़कें बनवानी है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, रोजगार प्रोवाइड करना है, तो कहाँ से आ रहा है सरकार के पास इतना पैसा, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उससे आ रहा है। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही ये लोग टैक्स पे करते थे तो इनको फिर फायदे बेनिफिट्स मिलते थे। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब सल्तनत 15 और 16 सेंचुरी में कैसी थी, अभी तक तो हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैसा चल रहा है, यहाँ पे क्या हाल थे। आफ्टर द तुगलक, द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल फ्रॉम द दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। तुगलक्स के बाद कौन सी डायनेस्टीज ने रूल करा, तो सैयद और लोधी डायनेस्टी ने रूल करा। तुगलक्स थे, फिर आई सैयद और लोधी डायनेस्टी, अभी हमने देखी थी ना सारी डायनेस्टीज। कहाँ पे रूल करा, दिल्ली और आगरा में 1526 तक। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड। सूर्य डायनेस्टी लेड दिल्ली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब धीरे धीरे क्या हो गए, जो स्टेट्स थे एस्टैब्लिश हुए थे इस टाइम पे, छोटे थे लेकिन पावरफुल थे और प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर किए जाते थे। लेकिन मतलब बोला जा रहा है कि छोटे छोटे जो क्षेत्र क्रिएट हो गए थे, रीजन क्रिएट हो गए थे, किंगडम्स, वो थे छोटे छोटे लेकिन अच्छे पावरफुल थे और बहुत सही तरीके से प्रशासन संभालते थे। सूर्य डायनेस्टी है ना, जिसने क्या करा, सूर्य डायनेस्टी लेड दिल्ली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सूर्य डायनेस्टी ने कहाँ थी, सूर्य डायनेस्टी कहाँ स्थापित थी, मतलब कहाँ पे इन्होंने रूल करा, दिल्ली में रूल करा। शेर शाह's एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोवर्ड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर 1556 to 1605 व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। अब क्या बोला जा रहा है, शेर शाह जो जिसने रूल करा था दिल्ली में, तो जो तरीका एडमिनिस्ट्रेशन का इन्होंने अपनाया था ना, उसी तरीके को जो मुगल एम्परर थे अकबर, उन्होंने भी अपनाया। उनको पसंद आया होगा, जैसे मैं हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई ये इस तरीके से इस चीजें करते हैं, मेंटेन करते हैं,
तो मुझे भी अपनाना चाहिए। तो यही तरीका किसने अपनाया था? मुगल एम्पायर के जो एम्परर थे अकबर ने। कब की बात है? 1556 टू 1605 तक। क्लियर हुआ? बड़े ही फेमस एम्परर कहा जाता है मुगल डायनेस्टी के। आया समझ में? तो ये हाल थे सल्तनत के, ठीक है, डायनेस्टीज थी, उसके बाद इन डायनेस्टी ने रूल करा, फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर संभाला जा रहा है, छोटे छोटे जो राज्य बन गए हैं लेकिन वो भी बढ़िया मेंटेन हो रखे हैं, है ना। नई डायनेस्टी देखी हमने, सोल डायनेस्टी आई फिर दिल्ली में, और फिर दिखाया बताया जा रहा है कि उसको देख के कैसे जो हमारे मुगल एम्पायर के एम्परर थे अकबर, उन्होंने भी यही मॉडल अपनाया एडमिनिस्ट्रेशन का। क्लियर? आ गया समझ में कि नहीं आया? फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, फिर आगे बढ़ते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो चैप्टर तो ऑलरेडी हमने अच्छे समझा है, तो माइंड मैप है कि हम क्या करें, चीज़ों को बस रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।